हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात है बाबर मलिक से जानेंगे, बताएगा बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में पहुंचे बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा की जानिब से प्रोसिक्यूटर की पुलिस की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जबकि बैरिस्टर सफदर की जानिब से बानी PTI को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। फाजिल अदालत ने बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। सरकारी प्रोसिक्यूटर ज़ई शाह की जानिब से बानी PTI के वकला की जानिब से दिए जाने वाले दलाइल की मुखालफत की गई और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। आइंदा 26 नवंबर को अदालत ने दोबारा पेश करने का हुक्म दिया और साथ हिदायत किया कि बानी PTI से जेल के अंदर ही पुलिस तफ्तीश कर सकती है। जी ठीक है, बाबर मलिक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ATC इस्लामाबाद में थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने अदम हाज़िरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासे कयूम के मचलके मंसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासे कयूम की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में क्या कहा गया है, हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे, बताएगा हुसैन। जी देखिए, PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर जो समाअत कुछ देर कबल हुई थी, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 4 बजे दोबारा समाअत रखी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। फरीकैन को आज के लिए ही नोटिस किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों और केस की समाअत दोबारा 4 बजे रखी गई है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। इससे कब अदालत ने समाअत करते हुए IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलबी के अहकामात जारी किए थे। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर MNA आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का आदिल खान बाज़ई को डी-सीट करने का हुक्म सामने आया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ये दरख्वास्तें थीं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बाज़ई को नाअहल करार दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदिल खान बाज़ई को डी-सीट करने का हुक्म दिया गया है। आदिल बाज़ई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था और चंद रोज़ बाद आदिल बाज़ई की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया गया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने नून लीग में शमूलियत के बयान हल्फी को जाली भी करार दिया था और फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न डालने पर नवाज शरीफ की जानिब से नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। आदिल बाज़ई कोयटा से आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब उन्हें नाअहल करार देते हुए NA 262(1) की नशिस्त को खाली करार दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है लोअर कुरम से, जहां पे पारा चिनार जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। SHO का कहना है कि फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। DPO और डिप्टी कमिश्नर जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत और इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने जामक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 24 नवंबर को PTI के एहतजाज के हवाले से वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि यकीनी बनाया जाए 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो, सरकारी मुलाजमीन या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है। KP के कुछ अजला में भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो सकती है। PTA की 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, सोशल मीडिया ऐप्स मुतासर होंगी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI के एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़श्ता एहतजाज में भी सरकारी अफसरान गिरफ्तार हुए थे। हुकूमत को आवाम ने सूबे में अमन व अमान के लिए वोट दिया है। सूबाई हुकूमत एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ़ है। 24 नवंबर के एहतजाज से अमन व अमान की सूरत हाल को संगीन खतरा है। सूबे में पहले से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला पार्टी मफादात की वजह से अमन व अमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बार बार राब्ते कर रही है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत बानी PTI को रिहा और मुतालबात के लिए वाज़ेह ऐलान करे। हम एहतजाज मौखर करने पर गौर करेंगे। बानी PTI इजाज़त देंगे तो फैसला होगा। अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद हर लिहाज से जिहाद है। दहशतगर्दी कौमी सलामती का मसला है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से बार बार राब्ते हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ। अगर हमारे मुतालबात पूरे होने के लिए आप संजीदा हैं तो हम तैयार हैं, हम बात करेंगे। इमरान खान साहब को रिहा कर दें, हमारे मुतालबात के लिए वाज़ेह ऐलान कर दें तो एहतजाज को मौखर करने पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं और हम इमरान खान साहब से इजाज़त लेंगे। तो वो इजाज़त देंगे तो फैसला होगा। 2024 में 2014 से बेहतर धरना लंबे अरसे के लिए होगा। जहादी स्क्वाड का होना कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी या गैर इस्लामी नहीं है। अवाम के हुकूक के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो हर लिहाज से जहाद है। दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने फराइज से बिल्कुल बाखबर है। कौमी सलामती का इशू और इसमें बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। PTI ने रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर साबित किया ये कलअदम TTP का सियासी विंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कलअदम TTP के सियासी विंग ने जिहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया है। फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्ला किया। ये जिहादी स्क्वाड असलहे, शैलें, गुलेलें, कांच, रबर की गोलियों से लेस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड सूबे के वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशा बीबी के आमिराना और तहकीर आमेज रवैये से अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी है। अलीमा खानम और शेर अफजल ने भी बुशा बीबी के पार्टी पर कब्जे की मुखालफत की। अडयाला जेल का कैदी KP के नौजवान को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं पाकिस्तान को सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 24 नवंबर को कौम ज़रूर निकलेगी। अब भी 2 दिन हैं, क्या नए इमरानी मुआहदे का वक्त नहीं आया? बानी PTI बाहर आएँ, फिर तमाम सियासी जमातें बैठकर तय करें कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। 24 नवंबर की हमारी कॉल है, उस कॉल पे कौम निकलेगी। आपके पास दिन थे, अब भी 1-2 दिन है। मुश्क नाखिल ने 26वीं आईनी तरमीम भी गलत हुई। मैंडेट की वापसी भी चाहिए। तो मैं नए इमरानी मुआहदे की बात कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। खान साहब बाहर आए, फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्या हमेशा वज़ीर आज़म या काल कोठरी में डाला जाएगा या शहीद होगा या मुल्क से बाहर दरबदर होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म को 5 साल मिले? पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम आ नहीं सकता जब तक आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर उसको आप एंगेज नहीं करते। क्या हम सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुए? हम किस किस मुल्क के पास नहीं जाते? हमारी लीडरशिप में मसला है। अल्लाह हमारा दिल कहता है खान जल्द बाहर आ रहा है। बानी PTI के हवाले से आलमी दबाव है। वही कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करते आए हैं और जहां से इन्होंने तवक्को रखी हुई थी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं दबाव इनकी तरफ से है जिनका मुतालबा है कि चीन की सरमायाकारी ज़ाया हो। 24 नवंबर को मामूल की कॉल नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। इदारों में बैठे लोगों को बयान करनी चाहिए। अच्छा, हुकूमत वक्त को भी बयान करनी चाहिए। ये आलमी दबाव है इसके हवाले से और वो कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करता है। अगर चीन की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होनी चाहिए या चीन का असर सूख पाकिस्तान के अंदर कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, ये किसकी डिमांड है और उसकी डिमांड कौन पूरी कर रहा था? वहीं से दबाव भी है। जहाँ से उन्होंने तवक्को रखी हुई थी वहां से ही है। रियासतें उनके अपने मफादात होते हैं, ठीक, उन मफादात को जो पूरा करता है
وہ اس کے پیچھے ضرور آتی ہیں. یورپین کی کال نہیں ہے, اس سے بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جن قوتوں کا دباؤ ہے وہ پبلک کیا جانا چاہیے, لوگوں کو بتایا جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ, گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اسلام آباد پولیس کا 26 نمبر چنگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی بالکل, پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. تمام تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو نفری کو 26 نمبر طلب کر لیا گیا ہے اور 26 نمبر چنگی کو مکمل طور پہ کلیئر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے شامل ہونے کے خدشے کے نظر بھی یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. پولیس کی بھاری نفری مستقل بنیادوں پر وہاں پر تعینات رہے گی. گزشتہ ماہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ احتجاج میں ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا, جس کے بعد اب وفاقی پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 نمبر چنگی کو عرصت محفوظ بنایا جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ. کہتے ہیں صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی, صرف احتجاج اور اپنے بانی کی رہائی میں مصروف ہے. خیبر پختونخوا کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. میں نے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے. صوبائی حکومت روز وہ اسلام آباد پہ چڑھائی اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس کرتے ہیں. صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر دیا, لوگوں کا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. میں نے فیصلہ کیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں, جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی. صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جمع کریں گے, وفاق کے سامنے پیش کریں گے. روزانہ کی بیس پہ فوجی نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. اس پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی سوال نشان ہے. نہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا, نہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا. ضرورت ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی کو اکٹھا کریں اور ہم اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کریں. صوبائی حکومت صوبے کے وسائل پولیس کو اور اپنے ملازمین کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہی ہے, تو قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے. ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بغیر فوج کے کنٹرول نہیں کر سکتے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں کے پی ہاؤس میں کارروائی پر آئی جی اسلام آباد اور دیگر کے خلاف مقدمے کی درخواست پر سماعت. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا, 23 نومبر کو سنایا جائے گا. دوران سماعت وکلا کی جانب سے پولیس رپورٹ پر دلائل دیے گئے. وکیل درخواست گزار نے کہا ہمارا کیس کلیئر ہے, پروسیکیوشن چیزوں کو الجھائے نہیں. ڈائریکٹر لا نے کہا یہاں پر مختلف چیزوں کو گڈمٹ کیا گیا. سنجانی کے مقدمے میں وارنٹ تھے, یہ تو پروسیس ہے. کے پی ہاؤس میں چیزیں چھپائی جاتی ہیں, بعد میں حملہ آور ہوتے ہیں. شاہ فیصل ایڈوکیٹ نے کہا کہ انہوں نے ہر عدالت میں مختلف موقف اختیار کیا. کہا گیا کے پی کے ہاؤس میں دہشت گرد تھے, اگر دہشت گرد تھے تو ان کو کسی عدالت میں تو پیش کرتے. متعلقہ تھانے میں درخواست دی مگر درخواست نہیں لی گئی. وفاق دریائے سندھ پر نئی نہروں کے منصوبے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا منصوبے پر سندھ بلوچستان کے تحفظات نہیں سنیں گے تو متنازع ہو جائے گا. ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہو جائیں. رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا اور اس سے معیشت پر منفی اثر پڑے گا. یہ تجویز ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ 6 اور کنالز انڈس ریور سے سندھ سے نکالا جائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا, اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں کمیونٹیز ہیں, خاص طور پہ لوور ریپیرین علاقے سے چند سے بلوچستان کے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے. کالا باغ ڈیم کا ایشو متنازع ہوا, ویسے ہی یہ ایشو متنازع ہوگا. یہ قدم نہ اٹھائیں. آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو, خاص طور پہ جو لوور ریپیرین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے, ان سے کنسنسس بنائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم گرین پاکستان کا منصوبہ, سارے صوبے کے گرین پاکستان منصوبے کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اگر آپ زبردستی اپنی جو رائے ہے وہ پورا ملک پہ انفورس کریں گے تو اس کا منفی اثر ہوگا ہمارا سیاست پہ, ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت پہ کہ یہ اس فیصلہ پہ غور کرے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 154(3) کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے. 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. آئین کے تحت اب تک 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے. اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کی جائے.
आपको बताएं कि अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद क्या तफसीलात हैं, फारूक हिजाज से जानेंगे, बताएगा फारूक। जी बिल्कुल, तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की है। बानी पीटीआई को भी दौरान समाअत कमरा अदालत में पेश किया गया। आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर का यह कहना था कि लेडी रीडिंग अस्पताल की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त के साथ मुंसलिक है। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत की गई। FIA प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि फर्द जुर्म को ताखीर का शिकार करने के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दी जा रही हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने यह नोटिस जारी किया था कि अगर बुशरा बीबी इस समाअत पर नहीं आती तो उनकी जमानत खारिज की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो वकील सलमान सफदर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने अदालत से ये कहा कि तोशाखाना 2 केस में गवाहों के बयान नैब कानून के तहत रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि तोशाखाना 2 केस अब FIA को ट्रांसफर हो चुका है और अब ज़ाब्ता फौजदारी कानून के तहत ये मुकदमा चलाया जा रहा है। वकील सलमान सफदर की जानिब से ये कहा गया कि केस FIA को ट्रांसफर होने के बाद ज़ाब्ता फौजदारी कानून के लवाजमात पूरे नहीं किए गए। सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस का रिकॉर्ड फराहमी के हवाले से तहरीरी दरख्वास्त भी अदालत में जमा करवाई। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए अब तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया फारूक हिजाज। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम हो गई है। 100 इंडेक्स पहली बार 97,000 की सतह अबूर कर गया। 1823 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,369 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है सरमायादार शरह सूद और महंगाई में कमी की तवक्को कर रहे हैं। टेक्सटाइल और ऑयल कंपनीज के हिस्से की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पेशरफ्त ना हो सकी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF ने कहा है माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए फंड चाहिए तो आदाब पर अमल करें। नेशनल एडॉप्शन प्लान के तहत कबल अज़ वक्त वार्निंग सिस्टम इक़दाम भी शराइत में शामिल हैं। IMF ने GDP का 1% माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम पर खर्च करने से इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर जोर दिया था। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF को रवा माली साल की तीसरी सहमाही क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए कर्ज पर राज़ी कर लिया जाएगा। IMF के राज़ी होने की सूरत में क्लाइमेट फाइनेंसिंग तारीख का सबसे बड़ा कर्ज प्रोग्राम होगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कराची में जारी आइडियाज़ 2024 का दौरा किया। नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का पवेलियन भरपूर तवज्जो का मरकज़ बन गया। ये पवेलियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत के आज़म का मजहर बन चुका है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। NASTP के स्टॉल्स खलाई, साइबर, मसनूई जहानत, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एरोस्पेस डिज़ाइनिंग, सेंसर्स और सिमुलेटर्स के शोबों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को नुमाया तौर पर पेश कर रहे हैं। एयर चीफ ने कौमी शराकतदारों के साथ तकनीकी ताउन के अहम किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। एयर चीफ ने उभरते हुए स्टार्टअप्स को छोटे और दरमियानी दर्जे के इदारों SMEs में तब्दील करने पर जोर दिया और हवाबाजी के शोबे में पाकिस्तान की कामयाबियों का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया, बाजियाबी पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है। एहतजाज से पूरा कोयटा जैम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। कोयटा में 6 दिन से मुखवी बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई जिसने आज तक काम नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने बताया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज तक बनी ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह मुल्क में हो क्या रहा है। FC पर अरबों खर्च होते हैं, उनका सोशल वेलफेयर में क्या किरदार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा KP की रिपोर्ट में धूल झोंकी गई है, हर तरफ से बॉर्डर खुला है, तो क्या ऐसी गडमड रिपोर्ट मुमकिन है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा भिखारी भेजने में तो हम इंटरनेशनल हो चुके हैं, बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बाजियाब, तफसीली रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर IGs और सेक्रेटरीज दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
معروف صنعتکار حنیف گوہر کہتے ہیں کراچی کے تاجروں نے آرمی چیف سے ملاقات میں اپنے دکھ درد اور ہونے والے مظالم سے آگاہ کیا۔ تاجروں نے بتایا آج بھی سسٹم کے نام پر زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، بیوروکریسی تاجروں کو پریشان کر رہی ہے۔ انڈسٹریل سیکٹر میں سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پانی مافیا کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے درد جو ہے تو اپنا دل کے نکال کر بتایا کہ کراچی میں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور جو یہ سسٹم کے نام پر جو یہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور یہ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور یہ بیوروکریسی جو تنگ کر رہی ہے، وہ سب کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں پیسہ لے کر آنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں تو ہمارے جتنے جو انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں، کسی انڈسٹری سیکٹر کے اندر چلے جائیں، وہاں کے روڈوں کا حال دیکھیں، پانی کا جو مافیا ہے، آج کئی سالوں سے پاکستان کا بزنس مین جو ہے تو پانی کے مافیا کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو نہ جو ہے تو حکومت ختم کر سکی ہے، نہ ڈی جی رینجز ختم کر سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پانی کے اوپر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کراچی کو اون کر لیں، آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یہ IMF کا 7 بلین کے قرضہ یا جتنا بھی آپ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کا بزنس مین خود ہی ختم کر دے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم سے ٹیکس فراڈ کی کوشش کی بروقت نشاندہی کرنے والے FBR افسر نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے FBR کے افسر اعجاز حسین کی ایمانداری پر 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا اور انہیں اعزازی شیلڈ پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا اعجاز حسین کے احسن اقدام سے ملک و قوم کی خدمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس فراڈ کی کوشش کی تحقیقات کے بعد ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ FBR ٹیکس فراڈ میں ملوث عناصر کو سزا دلانے کے لیے قانونی ٹیم کی خدمت لے۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ سیلز ٹیکس چوری کے لیے 80 برس کی خاتون کے کوائف کو استعمال کیا گیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یوکرین کی جانب سے امریکہ کے بعد برطانوی اور فرانسیسی میزائلوں سے حملے کے بعد روس نے یوکرین پر بین البر اعظمی میزائل سے حملہ کر دیا۔ ماسکو نے یوکرین سے جنگ میں طویل فاصلے تک پار کرنے والے طاقتور ہتھیار کا پہلی بار استعمال کیا ہے۔ کرسک میں یوکرینی فوجی یونٹ پر روسی حملے میں 50 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے روسی فوج نے یلنکا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بگڑتی صورتحال میں امریکہ کے بعد اٹلی، اسپین اور یونان نے بھی یوکرین میں اپنے سفارت خانوں کو بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔